हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना राजपूत आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। देखो, पिछली वीडियो में हमने व्याकरण का तीसरा भेद वाक्य विचार के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने उसके अंग पढ़े थे। अंग क्या होते हैं? पार्ट्स पढ़े थे। तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? पहला पढ़ा था हमने उद्देश्य और दूसरा पढ़ा था हमने विध्य। उद्देश्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और विध्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो आज हम वाक्य के काइंड पढ़ेंगे, वाक्य के प्रकार। तो शुरू करते हैं कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के भेद मतलब काइंड्स उनके। तो वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है। वाक्य के भेदों को 2 आधारों पर बांटा गया है। जैसे हमारा पहला है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं बनावट के आधार पर। अब इसके बारे में बताती हूँ मैं। अर्थ के आधार पर का मतलब होता है जैसे भी कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक वाक्य होता है, उसका हमारा अर्थ निकले। क्या निकले? अर्थ निकले। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्णों से बनके क्या बनता है? शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो जो वाक्य जो बनाना उसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर कहते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब इसका कोई अर्थ निकलता है ना? क्या निकलता है? आशीर्वाद देने का निकलता है ना अर्थ। मतलब मैं जैसे कि तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, तो फिर इसका क्या अर्थ निकलता है? उसने उसे आज्ञा दी है, ये अर्थ निकलता है। तो कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसका क्या निकले? अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर। समझ में आया? ऐसे हमारा दूसरा है रचना के आधार पर। रचना का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया बनावट, कि जो वाक्य जो होते हैं उन्हें हम बनाए कैसे। अब कोई वाक्य तो एक होता है जो मतलब एक सिंपल वाक्य हो, सरल, और दूसरा हमारा कोई 2 बन जाता है, कोई 3 वाक्य जोड़ के बनता है, कोई 4, कोई बहुत सारे। मतलब वाक्य को हम बनाए कैसे, उसकी बनावटों को हम क्या कहते हैं? रचना के आधार पर। समझ आया कि रचना क्या होता है और अर्थ क्या होता है। तो अब हम वाक्य के आधार पर वाक्य का कौन सा पहला भेद, कौन सा है हमारा? अर्थ के आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार मतलब काइंड्स। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस का कोई अर्थ निकले, वाक्य का कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर। तो उसके कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? पहला होता है हमारा विधानवाचक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसे हम सिंपल वाक्य भी बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। आपने ये जैसे टेंस मतलब सेंटेंस पढ़ते हो ना, उसके अंदर ये आते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, कमेंट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे सारे आते हैं उसके अंदर। ये सेम ही है, बट वो इंग्लिश में होते हैं या हिंदी में होते हैं। उस थोड़े कम होते हैं, थोड़े ज़्यादा आ गए। ठीक है, बस इसमें इतना ही फ़र्क है और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ऐसे हमारा पहला विधानवाचक। विधान होता है बिल्कुल सिंपल वाक्य, जिसमें हम कोई भी जो वाक्य हो उसे हाँ बोले, मतलब कोई वाक्य हो सही हो, ठीक है, और सिंपल हो। दूसरा निषेधवाचक, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप कहते हो निषेधवाचक, तो हमने कोई पढ़ा नहीं है। निषेध होता है नकारात्मक, जिसे हम नहीं बोलते हैं। कोई वाक्य में अगर नहीं आ जाए उसे निषेधवाचक कहते हैं। ऐसे है हमारा तीसरा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कमेंट सेंटेंस। इसको हम कमेंट सेंटेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी वाक्य में हम दूसरों को आज्ञा दे रहे हो। जैसे कि 1 गिलास मेरे लिए पानी लेके आओ, तो 1 गिलास पानी लाने के लिए कहा जा रहा है इसमें, तो ऑर्डर दिया जाए। जैसे राजा होते हो वो प्रजा को ऑर्डर देते हैं, मतलब आज्ञा उन्हें माननी पड़ती है, उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। 4th है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्न होता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कौन हो, तो आप आंसर दोगे, तो एक प्रश्न है कि मैंने आपसे जो पूछा वो एक प्रश्न है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या पूछा जाए? एक प्रश्न पूछा जाए। समझ में आया क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? ऐसे होता है 5वां विस्मयादिवाचक। तो विस्मयादिवाचक का मतलब होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी मतलब पहले तो आप ये जानिए कि जो एक्सक्लामेटरी जो होता है, इसका एक चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक का, वो होता है हमारा ये वाला।
मैंने आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं बताया था, इसका भी चिन्ह होता है, इसका होता है हमारा ये वाला। ये दो चिन्ह होते हैं जिससे हम अब पता कर सकते हैं ये सेंटेंस प्रश्नवाचक का है, ये सेंटेंस विस्मयदिबोधक का है। ये चिन्ह होते हैं जिससे हम अपनी जो सेंटेंस है उसे पता लगा सकते हैं। ओके, ऐसे ही विस्मयदिवाचक में जैसे कोई भी हम कोई सुंदरता, कोई घृणा, कोई आश्चर्य का जिसमें बोध होता है हमारा, उससे हम क्या कहते हैं, विस्मयदिबोधक। ठीक है, ऐसे हमारा है सिक्स का मतलब इसमें है इच्छावाचक। इच्छा क्या होता है, जैसे कि आप कहीं बाजार चले जाते हो अपनी मम्मा के साथ, तो आपको कुछ लेने का मन करता है, जैसे आप बोलते हैं मम्मा मुझे खिलौना चाहिए, तो मम्मा वो दिलाती है। आपके मन में क्या होता है, उस खिलौने को लेने की इच्छा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक। तो इच्छावाचक को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेटिव सेंटेंस। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है सेंटेंस, पर एक पूरा करके सेंटेंस ही है। ठीक है, ऐसे है 7 संदेहवाचक। संदेह क्या होता है, जैसे कि आपको कोई चीज़ पर संदेह हो, डाउट हो, कंफर्म नहीं है उस चीज़ पे आप पर आप डाउट तो हो उस पर, उसे हम कहते हैं संदेह। मतलब सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, डाउट लिख रखा है मतलब डाउट है उस पर, कंफर्म नहीं है। जैसे कि शायद आज वर्षा होगी, तो शायद वर्षा होगी, उसे पता नहीं है, ये क्या है, उसका डाउट है, कंफर्म नहीं है। जिस पर हमें कंफर्म नहीं होता वो हमारा क्या कहता है, संदेहवाचक कहलाता है। समझ में आया। ऐसे 8 हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस। वो कंडीशनल मत समझना जैसे शैम्पू का जो कंडीशनल होता है, ये वो कंडीशन नहीं है, ये कंडीशनल इसका नाम है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आया। अब संदेहवाचक संकेतवाचक को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक होता है जैसे कि एक जो वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पे क्या हो, डिपेंड हो, निर्भर होता है, डिपेंडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। समझ में आया। तो मैंने अर्थ के आधार पर जो आपको ये 8 भेद बताए होंगे वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको इतनी अच्छी तरह से, समझ में आ गया। इंग्लिश में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ बता भी दिया है और साथ में हिंदी में भी, तो आपका रिविजन शायद यहीं पे हो गया होगा इसका। ठीक है, पर मैं आपको इसमें और डिटेल से बताऊंगी कि विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयदिवाचक, बोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक क्या होते हैं। तो अब हम करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद। कौन सा है हमारा, विधानवाचक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम विधानवाचक के बारे में पढ़ेंगे। यह है अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विधानवाचक जिस वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक कहते हैं। विधानवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य विचार, मतलब असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधानवाचक। विधानवाचक होता है बिल्कुल सिंपल वाक्य जो होते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि हम कोई भी बोल देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हैं, आई मीन उदाहरण के सहित। फर्स्ट है हमारा सीता पढ़ रही है। तो जो सीता है वो क्या कार्य कर रही है, पढ़ने का कार्य कर रही है। पहले तो इसमें ये देखो कि इसमें उद्देश्य क्या है। मैंने आपको पहले बताए थे ना कि वाक्य के अंग, तो अंग इसमें अंग बताने उसके, तो पहले उद्देश्य जैसे हम सब्जेक्ट कहते हैं जो कार्य को करता है, ये सीता जो कार्य को कर रही है और लीड कर रही है, और जो कार्य कर रही है वो क्या, पढ़ने का। ये क्या हुआ हमारा विधेय। समझ में आया। मैंने आपको पहले बताया था, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा ना पहले वाला। तो इसमें सिर्फ यही है। तो सीता पढ़ रही है, ये क्या, एक सिंपल सा वाक्य है। इसमें ना ही तो नहीं का प्रयोग किया जा रहा, ना किसी के लिए आज्ञा पूछी गई है, ना संदेह, ना संकेत दिया गया है। एक सिंपल सा वाक्य है जिसमें सिर्फ एक ही वाक्य इसमें हाँ का प्रयोग किया गया है। मतलब वो काम अभी कर रही है, फिलहाल सिर्फ कर रही है वो काम, सिर्फ एक ही वाक्य है, ये सिंपल सा वाक्य है। इसमें ना किसी का प्रयोग किया जाता है, ना किसी, इसमें कोई अर्थ है। जैसे हम अर्थ प्रकट करते हैं ना, तो इसका अर्थ है बिल्कुल सिंपल। समझ में आया। सेकंड है हमारा मोर नाचते हैं। तो मोर क्या कार्य करते हैं, नाचने का कार्य करते हैं। ये भी एक सिंपल वाक्य है, ना इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, ना संकेत किया गया है, सिंपल एक सिंपल वाक्य है। ऐसे हमारा है थर्ड, राम खेलता है। तो राम क्या कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है। एक तो ये विधेय हुआ, राम क्या खेलने का क्या कार्य कर रहा है, प्रीडिकेट जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं, विधेय। समझ में आया। तो विधानवाचक को हम कहते हैं इंग्लिश में असर्टिव, सिंपल, जिसमें बिल्कुल सिंपल सा वाक्य हो, जो संकेत पूछा गया,
ना ही इच्छा दी गई और ना ही आज्ञा दी जाती, इसमें ना ही संदेह हो किसी के प्रकार, ना विस्मय है, मतलब कोई भी आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है। इसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक। तो आपको अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद कौन सा? हमारा विधानवाचक के बारे में समझ में आ गया हो तो अब इसका हम कहते हैं दूसरा भेद। तो दोस्तों अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद पढ़ेंगे। दूसरा भेद है हमारा निषेधवाचक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा कि दूसरा भेद उसका नेगेटिव सेंटेंस ही होता है। तो निषेधवाचक आपको पता निषेधवाचक किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि निषेधवाचक होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे आप कहीं पर चले जाते हो तो आपको दिख जाता है कि निषेध प्रवेश, तो आपको पता नहीं होता है निषेध क्या होता है। निषेध का मतलब होता है नहीं, मतलब उसके अंदर कहीं पे भी बोर्ड पे लिखा हो जाए निषेध प्रवेश, तो इसका मतलब होता है कि आप अंदर मत जाओ, प्रवेश मत करो। इसका मतलब ये होता है। इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं निषेधवाचक को। समझ में आया? अब निषेधवाचक में क्या है? जिस वाक्य में कार्य के ना होने या करने का बोध हो, ना होने या हम करने का बोध भी लिख सकते हैं, करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक। समझ में आया? अब इसे हम उदाहरण के सहित पढ़ेंगे कि कैसे। वह नहीं आया, इसमें क्या है? इसमें ये सिंपल वाक्य नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है। ये क्या है? ये नहीं, इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? नहीं का। तो जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है या मत का या न का, मतलब कोई कार्य की मनाही की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। समझ में आया? अब जैसे मैंने यहाँ लिखा था तुम मत खेलो, तुम मत खेलो, एक तो इसमें आज्ञा दी गई है, ऊपर से मना भी किया गया है। मैंने आज्ञावाचक आपको समझाया था ना, आज्ञावाचक जिसे हम कमांड सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? तो वो इसमें आज्ञा दी जाती है और साथ में इसमें भी है तुम मत खेलो। दूसरों पे हमें प्रेशर डाला है कि तुम्हारा मत खेलो, इस पे प्रेशर डाला है ना, और साथ में मना भी कर दिया है। तो ये दोनों है सेंटेंस। अगर नकारात्मक वाक्य आए तो इनमें दोनों भी हो सकते हैं, नहीं का प्रयोग भी आ सकता है और साथ में आज्ञा भी दी सकती है, और आज्ञावाचक में भी नहीं का प्रयोग हो सकता है और साथ में उसमें भी आज्ञा दी जा सकती है। समझ में आया? तो इसमें नहीं है तो ये निषेधवाचक है। अब ऐसे तीसरा है हमारा मैं कुछ न कर सका। इसमें क्या है? कार्य के मना करने की बात की गई है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ हम लिखा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इसने जो कार्य है उसे मना कर दिया, उसने खुद ही मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, उसने खुद ही मना कर दिया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये निषेधवाचक है। जिस भी वाक्य में या सेंटेंस में अगर किसी काम के लिए मना किया जाए या खुद कार्य ना करने की, मतलब खुद कार्य ना करे वो और मनाही की जाए, उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो समझ में आया? निषेधवाचक में ऐसा कुछ नहीं, बस इसमें है जो वाक्य है वो ना के बल पे होता है, जो ये वाक्य उसमें मनाही की जाती है। तो अगर आपको निषेधवाचक समझ में आ गया हो तो अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद कौन सा? हमारा आज्ञावाचक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद। तीसरा भेद कौन सा है? हमारा आज्ञावाचक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज्ञावाचक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि आज्ञावाचक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कमेंड सेंटेंस। समझ में आया? तो कमेंड सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, तो जिस वाक्य में किसी कार्य के लिए आज्ञा दी जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का इसमें क्या मतलब है? रोल क्या है इसमें क्या दिया गया है? कोई भी बड़े लोग होते हैं, मतलब कोई भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो छोटे को क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं, तो वो आज्ञा कहलाता है। जो हम दूसरों को, जैसे मैंने आपको कह दिया कि एक गिलास पानी लेके आओ, मैंने अपने छोटों से कहा कि एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आओ, तो वो ले आता है। मैंने उसे क्या दी? आज्ञा दी है, तो वो आज्ञा कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो राजा होते हैं वो प्रजा को क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं ना आज्ञा, तो वो हमारा आज्ञावाचक में आता है। समझ में आया? तो अब इसे हम उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे। तो उदाहरण है हमारा, एग्जाम्पल है यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये क्या एक प्रेशर भी डाल रहा है साथ में। अब जैसे कि यहाँ से चले जाओ, कौन कहता है ऐसा? अब कोई दो फ्रेंड्स हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हो और साथ में एक फ्रेंड से गुस्से में कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये दो फ्रेंड्स जो थे वो क्या थे? आपस में मित्र थे, दोस्त थे वे,
थे ना, तो उन्होंने आप एक दूसरे क्या मानी, बात मानी, आज्ञा मिली उनसे, अनुमति मानी, मतलब जो उन्होंने आज्ञा दी उसने मानी भी आज्ञा और वहाँ से चला भी गया। तो वो आज्ञावाचक में आता है जहाँ जो वाक्य होता है वो जिसमें आज्ञा दी जाती हो, या कोई बड़े होते हैं वो छोटे को आज्ञा देते हैं, या फ्रेंड्स आज्ञा देते हैं, या कोई वो राजा होते हैं वो प्रजा को आज्ञा देते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, आज्ञावाचक कहलाते हैं। समझ में आया? ऐसे ही हमारा दूसरा है तुम मत टीवी देखो। अब टीवी तो सभी लोग देखते हैं, अब किसा मन नहीं करा टीवी ना देखने को, सब कहते हैं हमें तो टीवी देखना है। टीवी के अलावा कोई है जो पढ़ाई करता, कम लोग होते हैं पृथ्वी पर, कम लोग हो जिसे टीवी पसंद ना हो, जिसे टीवी पसंद ना होता, वरना हर लोगों को क्या होता है, टीवी बहुत पसंद आता है, सभी को आता है, मुझे पता है, मुझे भी टीवी देखती हूँ, मैं भी टीवी, ये जरूरी नहीं कि मैं भी टीवी नहीं देखती, टीवी तो सभी देखते हैं। तो उसे मना भी कर दिया कि तुम टीवी मत देखो। अगर आप ज़्यादा देर तक टीवी देखते हो तो बड़े जो होता है वो छोटे को क्या कहता है, मतलब जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि टीवी मत देखो, अब प्रेशर डाल देते हैं, ये खुद ही बंद कर देती है टीवी को, प्रेशर जो डालते हैं हम कि तुम टीवी मत देखो, या ऐसे बोल देते हैं आज तुम्हें टीवी नहीं देखना है, प्रेशर डाल दिया है। और साथ में निषेधवाचक भी है, मैंने आपको पहले बताया था निषेधवाचक क्या होता है। निषेधवाचक होता है जो नकारात्मक हो, जिसमें मनाही की जाती है, सेंटेंस में मना किया गया, इसमें किया गया ना मना, और साथ में आज्ञा भी दी जा रही है इसमें। तीसरा है हमारा अभी मत जाओ। अभी मत जाओ मतलब कोई जा रहा उसे मना कर दे कि तुम अभी मत जाना, मना कर दिया तो ये क्या हुआ, एक निषेधवाचक हुआ। साथ में उसे आज्ञा भी दे दी तुम्हें नहीं जाना है, ये भी क्या हमारा एक निषेधवाचक में आज्ञावाचक में आता है। तो इसमें निषेधवाचक भी है, आज्ञावाचक भी है। इसका क्या रूल्स है मैं बताती हूँ। जो आज्ञावाचक होता है उसमें मैंने आपको पहले बताया था निषेधवाचक में कि आज्ञावाचक में निषेधवाचक भी आ सकता है और आज्ञावाचक भी आ सकता है, और निषेध में आज्ञा आ सकता है और निषेध भी आ सकता है। तो समझ में आया कि अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद हमारा आज्ञावाचक था। अब हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य का फोर्थ काइंड पढ़ेंगे, पार्ट नहीं काइंड पढ़ेंगे। तो काइंड है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए। अब आपको तो प्रश्नवाचक का पता ही होगा, मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में आता है तीसरा पार्ट होता है सेंटेंस का, काइंड होता है। पार्ट्स तो अंग होते हैं और काइंड्स प्रकार होते हैं, वो तीसरा काइंड होता है। कौन सा होता है वो? इंटेरोगेटिव, इंग्लिश ग्रामर में। समझ में आया? अब ये हिंदी में है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में एक दूसरा से हम क्या पूछे, प्रश्न पूछते हैं। अब मैंने आपसे पूछ लेती हूँ आपका नाम क्या है, पूछते हैं ना, जैसे कि आप भी किसी से पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप बताते हो कि मेरा नाम भावना है या मेरा नाम कनिष्का है। आप कोई भी नाम बता देते हो, अपना नाम बताते हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे कि आपके क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आ जाता है, फिर आप उससे मतलब हैंडशिप करते हो, फिर उससे आप नाम पूछते हो उससे कि आपका नाम क्या है। आप ऐसे ना पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, मतलब ये तेरा नाम क्या है, ऐसे नहीं पूछते। आप उसे प्यार से बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, तो अब वो अपना नाम बताता है। जब आप उससे प्रश्न पूछते हो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रश्नवाचक कहलाता है। समझ में आया? ऐसे हम उदाहरण के साथ ही पढ़ लेते हैं। आपका क्या नाम है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम बताता है, ये हमारा प्रश्नवाचक में आता है। सिंपल। ऐसे दूसरा हमारा बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ, एक तो इसमें आप कह रहे हो कि आज्ञा भी दी जा रही है और साथ में गलत है ये, बाहर मत जाओ, क्योंकि तो आज्ञा पूछ गई है ना, तो आगे तो हमें बताना नहीं है। बाहर कौन है, ये लिख देते हैं हम, बाहर कौन है। तो इसने पूछा है कि बाहर कौन है, बाहर कौन है। तो बाहर आप कहते कि बाहर कौन है, कहते हो ना बाहर कौन है, तो आप उसका आंसर बताते हो कि मैं हूँ, मतलब कोई भी। आप कहते हैं कि बाहर सीता खेल रही है, राम पढ़ रहा है, ये सब क्या होता है? हमारा प्रश्नवाचक में आता है। एक प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। मैंने इसमें एक मिस्टेक किया जो आपको बताना है। क्या मिस्टेक किया है आपको नहीं पता, बट मैं बताती हूँ आपको मिस्टेक क्या है। पहला तो आप ये जानने की प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है। प्रश्नवाचक का एक चिन्ह होता है,
समझ में आया? वो होता है हमारा ये वाला जो मैंने लगाया नहीं है। समझ में आया? ये चिन्ह होता है। कहीं किसी वाक्य में अगर आपने ये चिन्ह नहीं लगाया ना तो आपका वो सेंटेंस ही खराब हो जाएगा। वो सेंटेंस होना चाहिए जिस भी वाक्य में अगर ये सेंटेंस ना लगे वो प्रश्नवाचक भी हो और ये सेंटेंस मतलब ये चिन्ह भी नहीं लगाया आपने तो वो हमारा सेंटेंस गलत माना जाता है। समझ में आया? चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, किसी भी वाक्य मतलब किसी भी सेंटेंस हो, कोई भी हो। समझ में आया? हमारा तीसरा हमारा भेद कौन मतलब उदाहरण कौन सा है? वह क्या कार्य कर रहा है। इसमें भी मैंने चिन्ह लगाया है। वह क्या कार्य कर रहा है। अब उसने प्रश्न पूछा है। अब उसने दूसरे लोगों ये खुद तो नहीं पूछेगा कि वह क्या कार्य कर रहा है, उसे तो खुद को पता होगा वो क्या कार्य कर रहा है। उसने दूसरे से पूछा है कि वह क्या कार्य कर रहा है। उसने बताया आंसर, मैं खाना पका रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उसने आंसर बताया उसका, तो वो हमारा किस में आता है? प्रश्नवाचक में। वो प्रश्न पूछे, वो आंसर दे, प्रश्नवाचक पूरा हुआ। प्रश्न जब पूछते हैं ना, क्वेश्चन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये हमारा प्रश्नवाचक में आता है। प्रश्नवाचक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद रखना। तो अब हमारा ये अर्थ के आधार पर वाक्य का जो फोर्थ पार्ट्स मतलब काइंड हो गया जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। अब हम इसका फिफ्थ काइंड पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य का फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे, सॉरी फिफ्थ काइंड, ये मिस्टेक हो जाती है वैसे। अब फिफ्थ काइंड हमारा विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक। तो विस्मयादि वाचक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और मैं आपको बताती हूँ कि एक्सक्लेमेटरी का भी एक क्या होता है? चिन्ह होता है। जैसे प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, मैंने इसमें चिन्ह लगाया है, पिछली बार मैंने नहीं लगाया था बट इस बार मैंने लगाया है चिन्ह। तो इस बार मैंने ये चिन्ह जो लगाया है, अब आप ये चिन्ह मत समझ लेना, जो लास्ट में होता है वही चिन्ह होता है। इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जो लास्ट में जो वाक्य कंप्लीट हो जाता है तब लगाते हैं इसे। आपको जब मैं विराम चिन्ह बताऊंगी ना तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि इन्हें कहाँ और क्यों लगाया जाए। जैसे कोई कॉमा होता है, जैसे हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, ऐसे कोई अल्प विराम, कोई कोष्टक चिन्ह, ऐसे बहुत चिन्ह होते हैं। मैं बहू को बता दूंगी वैसे। अब हमने ये जो चिन्ह लगाया है ये हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, जिसे हम एक्सक्लेमेशन चिन्ह कहते हैं। समझ में आया? तो चलो हम ये कहते हैं कि विस्मयादि वाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में विस्मय या हर्ष, घृणा या शोक हो। जिस वाक्य में विस्मय का मतलब क्या होता है? विस्मय मतलब कोई आश्चर्य होता है। क्या होता है? कोई आश्चर्य हो किसी चीज़ का, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मय कहते हैं। जैसे कि आपको अब कोई व्यक्ति है, वो कई साल हो जाते हैं, वो कभी भी प्रथम नहीं आता अपनी कक्षा में, हर बार पास आता है। तो उसके जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इस बार क्या फर्स्ट आना ही है। तो उसमें क्या प्रेशर डालते हैं, तो वो आता है फर्स्ट। उसका मन करता है कि मैं अपने माँ बाप को दिखा के रहूँगा कि मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, तो वो फर्स्ट आने की कोशिश करता है और वो रोज़ याद करता है, ऐसे वो फर्स्ट आ गया। ऐसे आप भी कर सकते हो, तो आप भी फर्स्ट आओगे। आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो अगर आप रोज़ पढ़ाई करोगे। तो उसने भी ऐसे ही किया, रोज़ पढ़ाई करता, रोज़ हर मतलब टेस्ट होते तो अच्छे नंबर लाता और वैसे पेपर में वो फर्स्ट आ गया। तो ऐसे ही उसके माँ बाप ने उसे फर्स्ट आया देखा तो वो आश्चर्य हो गए, मतलब उन्हें विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ इस चीज़ का कि मेरा बेटा इस बार क्या हुआ? फर्स्ट आया है। एक उन्हें क्या हुआ? हर्ष हुआ। एक तो खुशी हुई इन्हें ज़्यादा और एक आश्चर्य भी हो साथ साथ। समझ में आया? तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्मय, मतलब विस्मयादि बोध जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्या आया हो? हमारे कोई आश्चर्य हो। समझ में आया? ऐसे हमारा होता है कि कोई घृणा का क्या मतलब होता है? घृणा मतलब कोई गंदी चीज़ हो। अब गंदी चीज़ का मतलब क्या? जैसे कि अब ऐसे गंदगी होते हैं उसे भी हम घृणा बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि छी इस दुष्ट आदमी को तो नाम में मत लो। समझ में आया? ऐसे अब एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आपने सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी तो पढ़ी ही होगी, मुझे पता है सब लोगों ने देखी है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जिस लोगों ने ना भी देखी हो मैं उसको बता देती हूँ कि सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी। तो जो सुदामा होते हैं ये बहुत गरीब होते हैं, जो श्री कृष्ण होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। तो सुदामा अपने पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के यहाँ जाती हैं।
तो श्री कृष्ण जाते हैं वहाँ पे, तो श्री कृष्ण उन्हें देख के क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। सबसे पहले उन्हें देखते नहीं है, पहले द्वारपाल उन्हें देखता है, तो द्वारपाल को लगता है कि तो श्री कृष्ण का मित्र हो ही नहीं सकता। तो फिर जो द्वारपाल होता है वो श्री कृष्ण के पास जाता है, साथ में उसका नाम बताता है कि वो सुदामा है। तो वो कहता है कि उसे, फिर वो चला जाता है। जब द्वारपाल सुदामा को भेज देता है तब श्री कृष्ण नंगे पैर उन्हें बुलाने के लिए जाते हैं और साथ में उन्हें लेके आते हैं। सब सोचते हैं कि सुदामा श्री कृष्ण का दोस्त कैसे हो सकता है, परंतु वो उसी का दोस्त था। तो उसे देख कर जब उसे हर्ष होता है, मतलब किसको, श्री कृष्ण को क्या होता है, हर्ष होता है एक प्रकार का, कि उसको इतने दिनों बाद उसका क्या मित्र आया है। तो वो उसे अपने घर पे लाता है, उसका मान सम्मान करता है, उसे नए वस्त्र दिलाता है, उसे खाना पीना अच्छा देता है। जब सुदामा जाता है वहाँ से, उसके जाने की बारी आ जाती है, तब वो सोचता है मैंने वहाँ पे इतना अच्छा खाना खाया, उतने अच्छे वस्त्र लिए, पर मेरे बेटे और मेरी पत्नी तो भूखी रह गई ना, रह गई उसकी भूखी। तो वो उसे ऐसा लगता है कि मेरे मित्र ने तो मेरे बारे तक न पूछा, मेरे बारे में ना पूछा कि मैं कैसा हूँ, मुझे कुछ चाहिए भी, और मैं उसके बाद उसको बता भी नहीं सका कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। मित्र था सगा, मतलब फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड थे आपस में, तो बताया नहीं उसने। तब जब वो ऐसी बातें करने लगा, अपने घर तक जाए, जब उससे जैसे क्या आपको कोई रोड आता है जाने का, तो वहाँ कोई घर होता है, और उसके स्थान पर कोई महल आ जाए तो आपको विश्वास होता है कि आपका एक घर है। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ, वो गया, उसको एक अच्छा सा महल दिखा, उसे लगा कि मैं वापस द्वारका में आ गया। वो वापस वहाँ चला, सब जगह देखा, सब लोगों से पूछा, उसे घर नहीं मिला। फिर जाके उसे अपनी पत्नी उस महल में दिखी, तो उसने सोचा कि, फिर उसे लगा, उसकी पत्नी ने बताया कि ये हमारा ही घर है। तब उसको पता चला कि ये श्री कृष्ण ने ही किया है। तो जब उसने अपना एक बड़ा सा महल देखा तो उसे क्या हुआ, एक हर्ष हुआ। एक तो इसके जब मित्र ने उसके लिए इतना सारा कार्य करा, तो उसे आश्चर्य हुआ इस बात का, और साथ में हर्ष भी हुआ। मतलब आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक एक साथ भी हो सकते हैं, समझ में आए। अब आपको कृष्णा और सुदामा की कहानी समझ में भी आ गई होगी। जिसको अगर पता ना हो उसे समझ में आ गई, और जिसे पता था वो भी सुन सकता है, अगर जिसने ना भी सुनी हो। समझ में आया। तो विश्वमेध वादक का तो मैंने आपको बता दिया, ये ज़्यादा इतना ही है जिसमें हर्ष हो, शोक हो। समझ में आया। ऐसे हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण है हमारे, वाह क्या नज़ारा है। अब वो कितना हर्ष बोलता है, वाह क्या नज़ारा है। जैसे आप कहीं जाते हो ठंडी जगह में, या सुहावना मौसम होता है, पेड़ पौधे हरियाली होता है, तो आप कहते हैं ना कितना अच्छा मौसम, तो आपके अंदर कितनी खुशी होती है, आपको कितना हर्ष होता है ऐसा मौसम देख के। उसे हम क्या कहते हैं, विश्व में, जिसको आपको हर्ष हो। अब आपको पता है वाह, वाह इसका कोई मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसमें विश्वमेध बोधक का चिन्ह भी है साथ में। इसमें अपने अंदर की जो हम बोलते भावना निकालते हैं, इसका बोध भी होता है साथ ही साथ में। दूसरा है, अरे यह क्या हुआ। देखो इस एग्जाम्पल में, इसमें क्या है, अरे क्या हुआ। ये तो खुद थोड़ा शोक सा हुआ उसे, कि अरे ये क्या हुआ, इसने शोक के प्रति बोला। तो ये भी हमारा विश्व में है, क्योंकि इसमें क्या था, हमारा शोक था। ऐसे हमारा है घृणा का, छी छी उस दुष्ट आदमी का तो नाम भी मत लो। मैंने आपको पहले बताया था कि छी छी उस दुष्ट आदमी का तो वैसा नाम ही मत लो। होगा कोई बुरा आदमी, अब उसका नाम ना सुनना चाहता हो तो उसके प्रति क्या होता है, घृणा की भावना प्राप्त होती है उसे अच्छा नहीं लगता वो आदमी। तो कहता है ना कि छी छी उस आदमी का तो नाम भी मत लो मेरे सामने। समझ में। विश्वमेध बोधक में अपने मन की भावनाएं बताई जाती है कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसे क्या हर्ष होता है, क्या विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, इसमें बताया गया है। और चिन्ह तो मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी उसमें हो ना तो ये चिन्ह आता है हमेशा, वाह, अरे, छी छी छी, या कोई भी आहा। इनके बाद क्या होता है हमारा, ये विश्वमेध बोधक का चिन्ह आता है। फिर पूर्ण जब बचा कुछ वाक्य, उसके लास्ट में पूर्ण विराम मिल जाता है, ये हमारा विश्वमेध बोधक होता है। तो आपको पांचवा कांड समझ में आ गया प्रकार से। तो अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य का क्या 6th भेद पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य का 6th कांड पढ़ेंगे। समझ में आया। 6th कांड हमारा कौन सा है, इच्छावाचक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा है जिस वाक्यों में इच्छा या शुभकामना हो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव सेंटेंस। समझ में आया। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला है हमारा, मम्मा मुझे खिलौना दिलाओ। तो उसके अंदर इच्छा होती है, एक तो भावना भी होती है ना, इच्छा, मन की भावना, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। तो इसमें मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे कि आप कहीं चले जाते हो, अपनी मम्मा के साथ चले जाते हो,
तो अपनी मम्मा से कहते हो, या आप कहीं बाजार चले जाते हो तो आपको कोई खिलौना, सुंदर सा खिलौना दिख जाता है, तो आपका मन करता है उस खिलौने के मुझे ले लूँ कैसे करके, तो अपनी मम्मा से कहते हो मम्मा मुझे ये खिलौना दिला दो, तो मम्मा क्या करती है, आपको वो खिलौना दिला देती है। तो आपने क्या किया, मम्मा को अपने मन के विचार, इच्छा, आपकी जो अंदर की जो इच्छा आती है वो मम्मा को बता दी, मम्मा ने वो आपकी इच्छा समझ कर आपको वो दे दी। जैसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार हमने ये भी किया, जो इच्छा थी अपने अंदर की वो मम्मा को बताई, मम्मा ने उस इच्छा को समझा और मुझे भी दे दिया खिलौना। तो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक, जिसमें हम अपनी जो इच्छा है वो दूसरों को बताते हैं। जैसे कि आपको इच्छा होती है काश मैं प्रथम आ जाऊँ, इच्छा होती है, पर ऐसे थोड़ा प्रथम आ जाते हैं कि इच्छा हुई आ गई, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ता है, तब जाके हमें प्रथम आते हैं। तो इच्छा जो आपके अंदर की उसे पूरा भी करो, जो अंदर इच्छा पैदा होती है आपके अंदर जो इच्छा होती है उसे पूरा करके दिखाओ, अपनी इच्छा को पूर्ण करो, अपूर्ण मत छोड़ो। समझ में आया? ऐसे तुम्हारा कल्याण हो। मैंने आपको बताया कि इसमें शुभकामना भी दी जाती है। इच्छा तो मैंने बता दी, अब शुभकामना का क्या रोल है। शुभकामना होते हैं कि शुभकामना का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। हम आशीर्वाद देते हैं ना किसी को, उसे हम शुभकामना कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, एक व्यक्ति ने मतलब दूसरे व्यक्ति को कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, मतलब इसमें क्या होता है। तो दोस्तों तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण होगा क्या मतलब है, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, पहले ज़माने में ऐसा होता है ना, जो कोई तपस्या करता है, फिर जो होते भगवान होते थे हमारे पहले ब्रह्मा देव, उनसे उनकी तपस्या करता है, कड़ी तपस्या करता है, मेहनत करता है, फिर उसे फल मिलता है उसका। जैसे आपको आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, आप पेपर में फर्स्ट आओगे, क्यों मिलेगा, फिर अपनी मेहनत करी। ऐसे उसने जो तपस्या करते हैं, ऋषि होते हैं, वे मेहनत करते हैं, तो तपस्या करते हैं, उन्हें हमें फल मिलता है, उन्हें आशीर्वाद मिलता है ना कि तुम्हारा कल्याण हो। कहते हैं सब कि तुम्हारा कल्याण हो, तो ये क्या होता है, ये हमारी शुभकामना होती है, उन्हें आशीर्वाद देने की। जैसे कोई टॉप 10 में आ जाता है, उसे क्या करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बधाई हो इस बात की तुम फर्स्ट आए हो, या कोई टॉप 10 में आए हो, टॉप 10 में आए हो। तो ये हमारी जो इच्छा होती है, दूसरों को बताते हैं हम इच्छा कि मुझे उसे इच्छा होती है दूसरों को बधाई देने की। तो ये इच्छावाचक में आता है कि जिस वाक्य में हम अंदर जो इच्छा होती है वो बताए, उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। बस जिसमें इतना ही है, इच्छा बताना है। अब इच्छा सब बताएंगे अपनी अपनी, सबकी कितनी इच्छा होती है, बहुत सारी इच्छा होती है। अब किसी को नया घर, किसी को नई गाड़ी, सब चीज़ की इच्छा होती है। इच्छा तो बहुत सारी, कभी खत्म थोड़ी ना होती है इच्छा, सभी की इच्छा होती है। तो बस इच्छावाचक में इतना ही है। तो अब हमने अर्थ के आधार पर वाक्य का 6th भेद तो पढ़ लिया है, अब इसका हम होंगे 7th भेद पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम संदेहवाचक करेंगे। संदेहवाचक इतना इसे बहुत ईजी है, ये भी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें संदेह होता है, जिस वाक्य में संदेह और सद्भावना हो उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक कहते हैं। संदेहवाचक, अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण मैंने अभी गलत लिख दिया, ऐसा उदाहरण नहीं है इसमें, अब हम ऐसे लिखेंगे, ये वही उदाहरण है। अब हमने उदाहरण लिखा है कि तुम्हारा कल्याण नहीं, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। अब इसमें क्या कहा गया है, शायद आज वर्षा होगी, उसे कंफर्म नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया था कि संदेहवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस इंडिकेटेड डाउट, मतलब उस बात पर कोई भी वाक्य उस पर से डाउट हो, कंफर्म नहीं है इस बात पर। जैसे मैंने आप बोल दिया शायद आज वर्षा होगी, शायद में है वो, उसे कंफर्म नहीं उस बात का कि वर्षा होगी। अगर वर्षा कह रहे आज वर्षा हो रही है तो समझ ले उसे कंफर्म है कि वर्षा तो उसके साथ सामने हो रही है, उसे कंफर्म है। अब ऐसे लिख दे कि शायद आज वर्षा होगी, अब शाम होगी, दोपहर होगी, या होगी ही नहीं, अब उसे थोड़ा पता है कब होगी वर्षा। तो ये अब वो भगवान थोड़ी ना है कि वो कभी बता सकता है कि आज शायद आज वर्षा होगी, उसे कंफर्म नहीं है इस बात पे, डाउट है। डाउट होता है संदेहवाचक, मतलब जिसका हमें क्या होता है, डाउट हो। समझ में आया? तो डाउट है इस बात पे कि शायद आज वर्षा होगी, उसे डाउट है इस बात पे, कंफर्म नहीं है वो। तो ये हमारा क्या हुआ, संदेहवाचक में। संदेहवाचक के लिए तो आपको 1 पॉइंट ही काफ़ी रहेगा, 1 पॉइंट ही सही रहेगा उदाहरण में, क्योंकि 1 पॉइंट ये आपको समझा सकती हूँ मैं कि संदेह में क्या डाउट होता है, कंफर्म ही नहीं होता। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह समझाया भी है। साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि आपको अगर जो मेरे वाक्य जो मैं लिखे हैं,
जिस वाक्य में संदेह और सद्भावना, इच्छा में जिसमें इच्छा हो, जिसमें डेफिनेशन जो मैं लिखी थी, अगर आपको वो डेफिनेशन अच्छी भी लगे तो इससे अगर आप नोटबुक या अगर आपकी कोई परीक्षा हो, एग्जाम हो, तो उसमें भी आप उसे लिख सकते हो। जैसे आप मेरी नोटबुक मतलब जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, अब उसे नोटबुक में उतार लो, और अगर आपको ये अच्छी भी लगे, आपको ईजी भी लगे, तो अब इसे एग्जाम हो तो उसमें भी लिख सकते हो। ये कहीं भी चल सकता है, या ये बेसिक है, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। ये छोटी है, चाहे कोई भी, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो होती हैं वो बेसिक होती हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी क्लास में यूज हो सकती है। समझ में आया? मैंने आपको बता दिया, अगर आपको मन करे तो आप उतार सकते हो या तो नहीं। तो संदेहवाचक का तो आपको पता चल गया होगा, जिस वाक्य में कोई संदेह हो, मतलब डाउट हो, कंफर्म ना हो, उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। तो अगर आपको ये संदेहवाचक का समझ में आ गया, तो अर्थ के आधार पर मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य का हम 8वां और लास्ट फाइनल भेद पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य का लास्ट और फाइनल काइंड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा लास्ट है संकेतवाचक। संकेतवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित क्या हो? आश्रित हो। आश्रित, मैं आपको अगर रचना के आधार पर भेद बताऊंगी तो उसमें आश्रित उपवाक्य भी आएगा। आश्रित का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर हो, डिपेंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? हम आश्रित कहते हैं। समझ में आया? तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो? या आश्रित हो, या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों वाक्य मतलब एक वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों आपस में डिपेंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैं बोल देती हूँ कि माँ बाजार गई फल लेने के लिए। माँ बाजार गई फल लेने के लिए। माँ, अब फल लेने का छोड़ दो, माँ बाजार गई, इतना याद रखो, माँ बाजार गई, यह अपने आप पूर्ण है। माँ बाजार गई, इसमें कोई अधूरापन है? नहीं है। अब माँ बाजार जाने को छोड़ दो, फल लेने के लिए गई, अभी थोड़ा अधूरापन लग रहा है इसके अंदर। फल लेने के लिए कौन गया? माँ गई। अगर माँ ना होती, मतलब माँ बाजार ना जाती, तो फल भी ना आती, नहीं आती ना। तो माँ बाजार जाने का तो अपना वाक्य अलग पूर्ण है, और फल लेने के लिए गई ये अपूर्ण है। तो जो फल लेना है वो माँ बाजार जाने पे क्या है? डिपेंड है, आश्रित है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। जो एक वाक्य मतलब जो एक वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पर क्या हो? डिपेंड हो, आश्रित हो, उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं। यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। तो ये क्या? एक समुच्चय बोधक चिन्ह है, चिन्ह नहीं मतलब समुच्चय बोधक है। ये पढ़ोगे मतलब रचना के आधार पर जब मैं बताऊंगी तब ये आएगा, तब बता सकते कि ये जो वाक्य को कैसे मिलाता है। जब वाक्य हम बनावट करते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे वर्णों की, शब्दों की। तो यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। यदि वर्षा न होती, इतना याद रखो, ये यहाँ का छोड़ दो। यदि वर्षा न होती पूर्ण है, ये नहीं है। यदि वर्षा न होती तो क्या होता? तो यहाँ से देख लो, अकाल पड़ जाता। यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। अब अकाल पड़ जाने को तो याद रखो, ये वर्षा न होने को छोड़ दो, तो अकाल पड़ जाता। क्या अकाल पड़ जाता? क्या ना होने पर अकाल पड़ जाता? बहुत समुच्चय है, अधूरापन है। पूर्ण बनेगा जब ये दोनों वाक्य ये क्या पूर्ण होंगे। यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है? डिपेंडेड है, आश्रित है। जो वाक्य, एक वाक्य जो होता है कि दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। बस इसमें इतना ही है। जो एक वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पे क्या होता है? डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर हमने वाक्य का ये भेद कंप्लीट कर लिया। तो हमारे ये जो अर्थ के आधार पर जितने भी भेद थे हमारे 8, ये कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। इस वाले में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से और अच्छी तरह से बताऊंगी, जिससे आप मेरी वीडियो का क्या करें? इंतजार करो कि मैं वो अच्छी आपको बनाऊँ, अच्छी तरह से उसमें समझाऊँ, फिर आप उसे समझ सको। समझ में आया? अगर आपको मेरा जो ये वाक्य के भेद का जो टॉपिक था, वाक्य का भेद काइंड
अंग नहीं, काइंड का जितना मैंने आपको टॉपिक बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप पे इसमें कोई भी डाउट हो या संदेह हो, जिसमें मैंने संदेहवाचक बताया था ना, कोई भी इस पर अगर डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय भारत, जय हिंद।